हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव, कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे। हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, पीडीएफ ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहाँ पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जीएसटी, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल अब। Hello people, welcome to Sleepy Classes. Let us now discuss international relations question that you attempted. So question says the global institutions are experiencing unprecedented turmoil and are heading towards an inevitable restructuring. Discuss. तो जो अटेम्प्ट करना है हमने इस आंसर को, हम कुछ बेसिक चीज़ें सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में तो एक ही पार्ट है, अदरवाइज देयर कैन बी क्वेश्चंस इसमें 2 पार्ट हो सकते हैं ना, कि एक में मान लीजिए आपको प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, देन यू हैव टू टेल द सॉल्यूशंस। तो एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए कि कभी भी हमें कोई पार्ट अधूरा नहीं छोड़ना। मान लो 2 पार्ट हैं तो दोनों को एड्रेस करना है, एक पार्ट है एक को एड्रेस करना है, एंड 3 है तो तीनों को करना है, ठीक है जी। दूसरी चीज़, वर्ड लिमिट को हमने स्ट्रिक्टली एडहेयर करना है। वी कैन नॉट ओवर स्टेप द वर्ड लिमिट। अंडर स्टेप तो खैर होने के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन ओवर स्टेपिंग जब हम कर देते हैं तो बेसिकली जो हमारा एक क्वेश्चन के ऊपर बनता टाइम है, अगर हम उससे ज़्यादा लगा रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि हमारा पूरा पेपर नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमारा जो वर्ड लिमिट है वो एक्सीड ना हो, ठीक है जी। एंड आगे बाकी हम जो चीज़ें देखेंगे आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू इज़ इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोडक्शन आपके लिए 2 काम करेगी। आपके लिए जो एक लॉन्च पैड की तरह काम करेगा ये, कि आपको आगे वाले जो पार्ट्स हैं उनको अटेम्प्ट करने में आपको एक हेड स्टार्ट देगा, एक बैकग्राउंड डेवलप करके देगा, एंड वही चीज़ एक फाउंडेशन बन जाएगी एग्जामिनर के लिए। तो एग्जामिनर के दिमाग में अब एक आपने प्लॉट बना दिया है इंट्रोडक्शन के थ्रू, जिसके थ्रू उसके बाद आगे वो आपके आंसर को विजुअलाइज करता रहेगा, ठीक है जी। तो इसलिए एक अच्छी इंट्रोडक्शन का होना ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन कह रही है कि जो वर्ल्ड
ने विटनेस किया है 20th से 21st सेंचुरी में, दैट वाज एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ चेंज। अनप्रेसिडेंटेड कैसे चेंज हुआ? 20th सेंचुरी में दुनिया ने 2 इतनी बड़ी वॉर्स देख ली, एंड देन देवर इमर्जिंग पावर्स जैसे चाइना, इंडिया, है ना। तो एकदम गरीबी से जब ये देश लिबरलाइज हुए तो दे आर नाउ अमंग्स द बिगेस्ट इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो काफ़ी हद तक, और टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो टेक्नोलॉजी तो हम इतना अंडरमाइन कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंज कितनी ड्रास्टिकली हुई है कि मान लीजिए पहले तो कनेक्टिविटी के इश्यूज़ कितने थे, रोड्स एंड टेलीफोनी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है ना। तो इसीलिए ड्रास्टिक और अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ चेंज तो दुनिया ने विटनेस किया है इन 100 सालों में। पर जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस हैं, फॉर एग्जांपल आपके ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन लगा लीजिए, या फिर आपका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन लगा लीजिए ना, तो इन्होंने इतना ज़्यादा समय की चाल को फॉलो नहीं किया, एंड दे हैवंट चेंज्ड दैट मच। तो वो अब भी वही जो वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं अभी भी वैसे ही बरकरार हैं। तो उन्होंने कुछ खास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा, एंड ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, काम उन्होंने जो किए हैं वो एक तो पीस मेंटेन करके रखा है और उन्होंने अभी तक, अदरवाइज़ कुछ 20 सालों में ही दुनिया ने 2 इतने बड़े वॉर देख लिए थे, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी कुछ काम हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको भी उस पेस से मैच कर पाओ। तो जो हार्डशिप्स हैं वो क्या फेस कर रहे हैं दुनिया के इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले हम उनका जिक्र करेंगे। जैसे रिप्रेजेंटेशन एक मेजर मुद्दा है। जो नॉन वेस्टर्न थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन ही उस लेवल की नहीं है कि वो अपनी बात रख पाएँ। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देख लें अगर हम, तो वहाँ पर भी कुछ खास उनकी से नहीं है ना। परमानेंट 5 और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में जो डिसीजन रह जाता है। इनफैक्ट परमानेंट 5 इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द होल यूनाइटेड नेशंस। तो उनके ऊपर जो आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, दे डोंट हैव मच से इन दैट। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो मेजर डिसीजंस हैं यूनाइटेड नेशंस के लगा लीजिए या फिर WTO के लगा लीजिए, उनका सबका जो ब्रंट है वो इन पुअर कंट्रीज़ को ही फॉलो करना पड़ता है। जैसे रिसेंटली WTO में जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनका कहना था कि हम जेंडर पैरिटी को भी एक ग्राउंड रखेंगे सैंक्शंस लगाने के लिए। तो जो पुअर कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो यहाँ पर तो काफ़ी मुश्किल है ऐसी चीज़ें मेंटेन करना। तो अननेसेसरी जो ब्रंट है, जो बर्डन है, इन कंट्रीज़ के ऊपर फॉल करता है। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेशन एक मेजर मुद्दा है। उसके बाद फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, WTO लगा लीजिए, यूनेस्को लगा लीजिए, WHO लगा लीजिए, कौन कंट्रीज़ इनको फ़ंड करती हैं? डेवलप्ड कंट्रीज़ फ़ंड करती हैं, मेजरली USA फ़ंड करता है ना। तो जब USA को लगता है, फॉर एग्जांपल WTO के केस में USA को ये काफ़ी फील हुआ कि उनके हक में WTO का जो एपेलेट पैनल है वो फैसले नहीं दे रहा, तो वो अब इनकी आर्म ट्विस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं बाय नॉट गिविंग देम द रिक्वायर्ड फंड्स। तो कुछ कंट्रीज़ की जो लाइबिलिटीज़ हैं, आप WTO को मान लीजिए या फिर यूनेस्को, UNO को मान लीजिए, तो यहाँ पर जो अपना वो बनता ड्यू है अगर नहीं देंगे तो इंस्टीट्यूशंस नहीं काम करेंगे बिना पैसे के। एंड USA क्योंकि ग्लोबल पावर हाउस है, तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो USA की तरफ से होता है। लेकिन अब जस्ट टू आर्म ट्विस्ट की अपनी बात मनवाने के लिए अगर आप इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये थोप रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन भी फेयर नहीं रहेगा अपनी जजमेंट में, एंड देन उसके जो इल इफ़ेक्ट्स हैं हमें फिर दूसरे सेक्टर्स में भी भुगतने पड़ते हैं। तीसरी चीज़ क्या है? ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स। तो इसको तो हम प्योरली जो आपकी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पॉलिटिक्स है उसको ब्लेम कर सकते हैं कि अभी भी जो USA और रशिया के कहीं ना कहीं जो रेमिनेंट्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, एंड दे डोंट इवन मिस अ सिंगल चांस जहाँ पर वो अपनी टसल ना दिखाएं। फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट, जो सीरिया की वॉर हो रही है, इराक की वॉर हो रही है, तो वहाँ पर लड़ कौन रहा है? बेसिकली ग्लोबल पावर्स ही लड़ रही हैं अपने प्रॉक्सीज़ के थ्रू। किसी गवर्नमेंट को जो रशिया सपोर्ट कर रहा है, उनके रेबल्स को USA सपोर्ट कर रहा है, तो यही सब चीज़ें हो रही हैं। एंड जो आपकी आइडियोलॉजिकल अप्रोच है, जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, क्लाइमेट चेंज एट्सेट्रा, जो होनी चाहिए वो टेक्स अ बैक टर्न, एंड जो ग्लोबल रियलिटीज़ हैं, मसल फ्लेक्सिंग है, वो सामने आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल USA ने जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल मान लिया और पैलेस्टीन की जो डिमांड थी उनको इग्नोर कर दिया। तो बेसिकली वो कह रहा है अपनी पावर जो है उसको दिखाने का एंड पॉलिटिक्स चमकाने के तरीके हैं, एंड इस वजह से जो ओवरऑल दुनिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एंड तीसरी चीज़
जो सॉरी द फोर्थ थिंग जो रिसेंटली हमने विटनेस की है एंड कर भी रहे हैं कि जो अनकॉल्ड फॉर एक्सीजेंसीज हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। कोविड-19 ने हमें काफ़ी अच्छे से इसका जो एग्जाम्पल है वो बन के दिखाया है। तो ऐसी चीज़ों के लिए तो हमारा जो ग्लोबल जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है। ग्लोबल प्रिपेयर्ड है, ना हमारी नेशनल गवर्नमेंट्स प्रिपेयर्ड हैं। तो ऐसी एक्सीजेंसीज के लिए भी जो एक स्पेस रखनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से जो हमारा ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर एट द बैक फुट। तो बट अब ये तो रहा है कुछ वो चीज़ें जिनकी वजह से इनमें रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इन इंस्टीट्यूशंस ने कुछ भी इफ़ेक्टिवली डील नहीं किया। जैसे हमने पहले बात की थी, वर्ल्ड पीस को मेंटेन करके रखा है काफ़ी हद तक, ठीक है। ऑल्दो जो अब टेररिज्म के और दूसरे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान में वॉर है, सीरिया में वॉर है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी दुनिया ही जंग के मैदान में कूद गई है। तो कुछ हद तक तो जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल है इसमें। एंड उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स कितने चलाए जा रहे हैं, आपके SDGs बनाए हैं हेल्थ के लिए एंड ऑल। तो जो कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल फोरा है, उनके लिए एक गाइडलाइन तो सेट करके देते हैं। फॉर एग्जांपल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे ना। सो कंट्रीज़ व्हाट दे ट्राई टू डू इज़ कि एटलीस्ट उन पैरामीटर्स पर अपने आप को फोकस करके दे ट्राई टू अचीव दो सोशल इंडिकेटर्स एज वेल। सोशल इंडिकेटर्स इतने ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते, स्पेसिफिकली इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इस वजह से जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक डायरेक्शन तो देते हैं, बट जो पॉलिटिको इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हावी हो गई हैं। एंड इसी वजह से हमें रिफॉर्म्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग करनी काफ़ी ज़रूरी है। स्पेसिफिकली जब हमारे पास नए नए तरीके के जो थ्रेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, एक्सीजेंसी सामने आ रही है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 हमारे सामने एक हेल्थ केयर का थ्रेट बन के आ गया। इसके बाद हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें नई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाए ना, स्पेसिफिकली द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़। एंड उसके बाद ग्लोबल टेररिज्म एट्सेट्रा। तो ऐसी जो अनकन्वेंशनल थ्रेट्स की हमारे पास लिस्ट है, इनको टैकल करने के लिए जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चेंज करना, उनको रिफॉर्म करना ज़रूरी है, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग इनएविटेबल है। सो आई होप आप एक पैटर्न समझ गए होंगे आंसर लिखने का, कि पहले तो हम एक इंट्रोडक्शन के थ्रू बताएंगे एग्जामिनर को कि हम किस डायरेक्शन में उसे लेकर जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद मेन जो बॉडी है आंसर की, उसमें हम अपना केस प्रेजेंट करेंगे कि इन रीजंस की वजह से जो आप क्वेश्चन में बोल रहे हैं या जो आपका स्टांस है क्वेश्चन का, उसको क्यों करना चाहिए। एंड उसके बाद उसका एक रियलिटी चेक भी देंगे कि ऐसा भी नहीं है ना कि अगर वो मान लीजिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो वो अच्छा भी कर रहे होंगे, इसी वजह से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर वो अच्छा ना कर रहे होते तो अब तक जो वर्ल्ड वुड हैव मूव्ड ओवर इट। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1920 में जो लीग ऑफ नेशंस बना था, तो अगर दुनिया को उस टाइम पे लग रहा था कि ये कुछ इफेक्टिवली डील नहीं कर रहा तो पीपल मूव्ड ऑन, है ना। तो इसी वजह से जो उनके पॉजिटिव्स हैं वो भी हमें बताने हैं। एंड फाइनली कंक्लूजन में हम पूरा सम अप करके हमारा जो फाइनल केस का आर्गुमेंट है वो रखेंगे कि ये सब होना चाहिए। एंड ऊपर हमारे जो रीजंस हैं इन सब रीजंस की वजह से हमारा जो ये केस है वो स्ट्रांग होकर फाइनली वील कंक्लूड विद आवर आर्गुमेंट। तो ये एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी है आंसर लिखने की। एंड ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि एक ही तरीका है आंसर लिखने का, वेरियस पीपल फॉलो वेरियस मेथड्स। तो जो आपका स्टाइल है, जैसे आपको अपील करती हैं चीज़ें, फॉर एग्जांपल आई प्रेफर द पॉइंट्स थिंग एंड अलग-अलग लोग, कुछ लोग पैरा उसमें लिखते हैं। तो बेसिक हमारा एजेंडा यही है कि एग्जामिनर को हमारी बात कन्वे हो सिंपल लैंग्वेज में। जितना आप लिखेंगे उतना ईजिली जो बात है वो निकल कर सामने आएगी। तो इसलिए कीप इट सिंपल एंड लिखते रहिए आंसर, सो प्रैक्टिस ही होगा सब। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।